नमस्कार प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो चलिए फिर से एक बार स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल साइंस विद सचिन, जिसमें हम आज आपके लिए लेके आए हैं जो हमारा अध्याय 1 था, यानी कि जो पार्ट 1 था 9th की साइंस का, वो हमने आपको विधिवत पढ़ा दिया है। उम्मीद है आपने पूरा देख लिया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, आज हम चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है यहाँ पे चैप्टर गलत पड़ गया है तो इसे हम चैप्टर सही कर लेते हैं। चैप्टर कितना पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम है जो वो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो हम सीधे यहाँ पे डाल देते हैं शुद्ध व अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, देखिए आप ये मत कमियाँ निकालिए कि चैप्टर का नाम क्या है और आपने क्या डाल दिया। हम बता रहे हैं चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। उनके कहने का मतलब है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं। भैया, हम जब से पैदा होते हैं और जब तक हमारी मृत्यु होती है, हम अपने जीवन में नाना प्रकार के पदार्थों से होकर गुजरते हैं। किसी को आभास करते हैं, किसी को टच करते हैं, किसी को देखते हैं। ठीक है, किसी को केवल आभास कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ हमारे जीवन में हमसे परिचित होते रहते हैं। लेकिन उनमें से कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो शुद्ध हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो अशुद्ध हैं। लेकिन हम ये कैसे पता करेंगे कि शुद्ध कौन सा अशुद्ध कौन सा है, और कैसे हम दूसरों को बताएंगे, कैसे हम आगे शिक्षा देंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बच्चों को बताएंगे, कैसे सिखाएंगे, कैसे करके दिखाएंगे कि भैया ये पदार्थ शुद्ध है। जैसे मान लीजिए हमारे सामने ये मार्कर है, हम ये मार्कर पकड़े हैं और ये मार्कर बताओ शुद्ध है कि अशुद्ध? बताइए, ये मार्कर शुद्ध है या अशुद्ध? आप नहीं बता सकते, हम भी नहीं बता सकते। लेकिन हम इस पढ़ाई को पढ़ने के बाद, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम ये आसानी से बता सकते हैं कि पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध। सर ये कैसे संभव है? तो सर बने रहिए 5 मिनट हमारे साथ। ठीक है, अब देखिए जो शुद्ध और अशुद्ध जो पदार्थ है, ये आपकी जो साइंस का चैप्टर है, चैप्टर 2 9th की, इसको हमने 2 भागों में बांट दिया। इस चैप्टर को हमने 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 2 भागों में। ये जो चैप्टर है आपका, इसको हमने 2 भागों में बांट दिया आसानी से। बहुत बढ़िया सर। सर कितने भागों में? पहला भाग हमने बांटा जिसका नाम दिया शुद्ध पदार्थ। क्या नाम दिया प्यारे बच्चों? शुद्ध पदार्थ। बहुत सही सर, शुद्ध पदार्थ हो गया। शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या है? शुद्ध पदार्थ का मतलब है जो पदार्थ शुद्ध होते हैं, जिनमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है, वो शुद्ध होते हैं। सही कह रहे हो सर। इधर क्या लिखोगे सर? इधर लिखेंगे अशुद्ध पदार्थ। क्या लिखेंगे? अशुद्ध पदार्थ। बहुत अच्छे सर, ये भी लिख दिया। सर अब क्या बताएंगे? अब भी बताएंगे। ये लिख दिया हमने शुद्ध पदार्थ, अब ये लिख दिया अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है? जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो, वो शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। और जिसमें अगर किसी प्रकार की कोई मिलावट है तो वो अशुद्ध पदार्थ कहलाएगा। अगर आप दूध खरीदने जाते हो और अगर दूध देने वाला जो दूध का मान लीजिए वो कार्य करता है, धंधा करता है, वो अगर आपको शुद्ध दूध देता है, उसमें पानी नहीं मिलाता है, तो वो शुद्ध दूध कहलाएगा। और यदि उसने 1 लीटर दूध में थोड़ा सा भी पानी मिला दिया तो वो अशुद्ध दूध कहलाएगा, क्योंकि उसमें मिलावट है। तो शुद्ध पदार्थ में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होगी और अशुद्ध पदार्थ में कोई न कोई असमान तत्व जरूर मिला होगा, इसलिए इसको हमने अशुद्ध पदार्थ कहा। इसमें सारे तत्व समान होंगे और इसमें जरूर एक ना एक तत्व असमान होगा। क्या देख रहे हो? पसीना निकल रहा है भैया। जिंदगी में पेट चलाने के लिए आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, ये मामूली सा पसीना है जो आप देख रहे हैं, ये मामूली सा पसीना नहीं है। और ये जो मेरे सामने बोर्ड बना है, ये मामूली सा बोर्ड नहीं है, ये प्रतीक है हमारी सफलता का। अगर जिस दिन ये हमारी लाइफ से हट जाएगा, सफलता हमें प्राप्त नहीं होगी। और सफलता प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, सफलता ऐसे नहीं मिलती। ठीक है, और ये आपको अगर लगता है कि ये मामूली सा बोर्ड है, तो ये मामूली सा बोर्ड नहीं है, ये मामूली सा मार्कर है, तो ये मामूली सा मार्कर नहीं है। ठीक है, अपनी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि सामने वाला आपको देखकर दंग रह जाए। और मैंने इतनी मेहनत की है कि 9th से लेकर इंटर तक आप जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान और हाई स्कूल 9th की साइंस आप किताब से अपने पास रख लो। मुझे केवल किताब से टॉपिक और लेसन बता दो, बस, मोर देन इनफ। अगर मैं एक लेक्चर की तरह उसे विख्यात ना कर दूं तो मैं भी पढ़ाई करने में लज्जित रह जाऊंगा। ठीक है, कोई पढ़ाई करने का मेरा महत्व ही नहीं है, कोई वजूद नहीं है मेरा, मैंने पढ़ाई की ही नहीं। ठीक है, ये मेरा घमंड नहीं है। अगर आप कह रहे हैं आप सर घमंड कर रहे हैं, आप होशियार हैं, अच्छी बात है, आप घमंड कर रहे हैं, ये घमंड नहीं कर रहा है, ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा है, ये मेरी मेहनत बोल रही है, ये मेरा निकलता हुआ पसीना बोल रहा है कि मैंने मेहनत की है। जितनी रातें आपने जाग सोकर नहीं बिताई होंगी, उतनी रातें मैंने जाग कर बिताई हूँ। और जिसने ये काम कर लिया वो हमारी तरह ही बोलेगा। ये मेरा बिल्कुल अभिमान नहीं बोल रहा, ये केवल मेरी मेहनत बोल रही है। और एक बात
हमेशा याद रखना, अगर आपका स्वाभिमान दूसरे को अभिमान लगता है तो लगने दीजिए, आप स्वाभिमानित रहिए, आपके स्वाभिमान में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। माफ़ कीजिए अगर ज़्यादा बोल गया। तो शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ में क्या अंतर होता है कि शुद्ध में मिलावट नहीं होगी, अशुद्ध में मिलावट होगी। अब इस शुद्ध पदार्थ को हमने फिर से 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में? 2 भागों में। सर क्या क्या? एक का नाम दिया तत्व, क्या नाम? एक तत्व नाम दे दिया। दूसरा क्या नाम देंगे सर? सर दूसरा नाम देंगे यौगिक। क्या नाम देंगे? यौगिक। एक तत्व और एक यौगिक। इधर सर क्या है? इधर केवल एक ही चीज़ है, उसका नाम है मिश्रण। क्या नाम है? मिश्रण। अब देखिए, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ। क्यों सर? सर ये तो गलत बात है, फिर आप पढ़ा क्यों रहे हैं? तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। हमने याद करिए, जब आपको पहला लेसन पढ़ाया था तब हमने ये सारे जिसमें हमने आपको पदार्थ पढ़ाया था, पदार्थ में हमने तत्व और यौगिक और मिश्रण तीनों चीज़ें हमने आपको पढ़ा दी थी। हमने कहा था कि हम तत्व यहीं पढ़ा रहे हैं, यौगिक यहीं पढ़ा रहे हैं, मिश्रण यहीं पढ़ा रहे हैं, हम दूसरे लेसन में ये पढ़ाने वाले नहीं है। तो आपने पहला लेसन देखा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि तत्व जो होते हैं वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जिनका कोई लेन देन किसी से नहीं होता है, ठीक है, वो तत्व कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, जितनी भी तत्व जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं, जो जिनकी संख्या 118, वो सारे के सारे तत्व हैं। और तत्वों की परिभाषा और डिफिनेशन और उदाहरण जो भी था वो मैंने सब दे दिया था लेसन 1 में, ठीक है। उसके बाद में यौगिक में हमने बताया था कि यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक कार्बनिक यौगिक, एक अकार्बनिक यौगिक। चलिए हम फिर से बता देते हैं एक बार, इनको 2 भागों में बांटा था। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन जुड़ा होगा, इसमें क्या जुड़ा होगा? कार्बन। और अकार्बनिक यौगिक का मतलब क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक का मतलब होता है इसमें कार्बन नहीं जुड़ा होगा, जैसे H2O। इसमें बताइए कार्बन है कि नहीं? HCl, इसमें क्लोरीन है, कार्बन नहीं है, ठीक है। ये कार्बन मत बता देना। ये सारे हो गए क्या आपके? कार्बनिक और अकार्बनिक, ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। उसके बारे में आ जाइए मिश्रण। याद करिए, हमने आपको मिश्रण भी 2 प्रकार के बताए थे। कौन कौन से सर? एक बताया था समांगी मिश्रण, बताया था कि नहीं? और एक बताया था विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? जो एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है, या एक ही प्रकार के शरबत। क्या होगा? शरबत। और शरबत के बाद में इधर विषमांगी देखेंगे तो विषमांगी हो जाएगा आपका, विषमांगी में जो है चाक और पानी का घोल, चाक और पानी का घोल। उसके बाद में पानी और मिट्टी का घोल, ये सभी घोल जो है इनका जो मिश्रण अगर आप बनाएंगे तो ये विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। इनको आप बाद में अलग भी कर सकते हो, लेकिन इसे अलग नहीं कर सकते हो। इतना नोट कर लीजिए, अगर आपको नोट करना है तो बाकी आप समझ लिए, एक बार नोट कर लिया। अब इसके आगे हम देखते हैं, अब ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब ध्यान देने की जरूरत है। इसके आगे जो हमारी हेडिंग है वो है बिलियन। क्या है? बिलियन। बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये बिलियन आपका 9th से लेकर इंटर तक पीछा नहीं छोड़ेगा और ग्रेजुएशन में भी नहीं छोड़ेगा। बिलियन को इंग्लिश में सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्यूशन बोलते हैं। और ये बिलियन जो है ये होता क्या है, ध्यान से समझेंगे अब एक एक टॉपिक, ठीक है। बिलियन क्या होता है? बिलियन की अगर हम परिभाषा देखें तो क्या होगी? बिलियन की परिभाषा क्या होती है बताइए? बिलियन जो है वो एक पदार्थ होता है। क्या होता है? पदार्थ होता है। समझिए, बिलियन एक पदार्थ होता है जो विलय और विलायक के मिलने से बनता है। बात समझ में आई कि नहीं? बिलियन एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें विलय और विलायक 2 अवयव उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि बिलियन विलय और विलायक का एक मिश्रण घोल होता है जिसमें विलय और विलायक दोनों अवयव उपस्थित होते हैं, उसे हम बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। हम पहले इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में समझाएंगे। डिफिनेशन देखिए, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक समान पदार्थों, ये क्या लिख दिया? समान पदार्थों से मिलकर बना समांगी मिश्रण। आप बोल सकते हैं इसे समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। देखिए हमने क्या लिखा? 2 या 2 से अधिक, इसमें 2 भी पदार्थ हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक समान पदार्थों, 2 या 2 से अधिक समान पदार्थों से मिलकर बना समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। आप इसके 2 या 2 से अधिक समान पदार्थों से मिलकर बना समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। अगर ये परिभाषा आपको समझ में नहीं आ रही, आपके ऊपर से जा रही है, तो आप ऐसे याद रखिए कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। क्या बोला हमने? रिपीट करो, 2 या 2 से अधिक समान
समान पदार्थों से मिलकर बना समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। या वह विलयन जो दो समान पदार्थों से मिलकर बनता है उसे विलयन कहते हैं। या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब आपको जो अच्छी लगे आप वो नोट कर लो, वीडियो को रोको, पहले डेफिनेशन याद करो, लिखो, फिर बढ़ो आगे। तो हमने लिखा है कि दो से अधिक समान पदार्थों से मिलकर बना समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। आप कुछ भी लिख लो। अब विलयन का एग्जाम्पल क्या होगा? विलयन का एग्जाम्पल तो हम आपको दे सकते हैं। चलिए, हमने पहले एग्जाम्पल ही दे दिया, हमने दे दिया शरबत। ये शरबत क्या है? विलयन है। विलयन है कि नहीं है? क्योंकि समान है। ठीक है सर। नींबू पानी, नींबू पानी क्या है? नींबू पानी क्या है सर? नींबू पानी भी शरबत है। ठीक है। नमक पानी, नमक पानी भी क्या है? शरबत है। नमक पानी भी क्या है? देखिए, ये समांगी मिश्रण है सब, ये समांगी मिश्रण है, सब समांगी मिश्रण है, सब, कोई इसमें डाउट नहीं है। ये सारे के सारे समांगी मिश्रण हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो अपना मतलब उसका सॉल्यूशन ढूंढे, उसे हल करे, उसे बताए। ठीक है, पूछे, हम बता देंगे। ये शरबत, नींबू पानी, नमक पानी, ये सारे समांगी मिश्रण हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये विलयन हो गया। अब हमने क्या लिखा था? हमने आपको पहले बताया था विलयन जो है वो दो अवयवों से मिलकर बना होता है, एक विलेय और विलायक। तो विलयन तो आपको समझ में आ गया कि विलयन क्या होता है, वो तो हमने बता दिया। अब हम देखेंगे विलेय और विलायक क्या होता है। ये अवयव का, तो अब हेडिंग डाल सकते हैं कि विलयन के अवयव, या तो हेडिंग डाल लीजिए कि विलयन के अवयव, या सीधे लिख लीजिए विलेय। क्या लिखेंगे? विलेय। हेडिंग डालेंगे विलेय। क्या डालेंगे? हेडिंग विलेय। अब विलेय क्या होता है? विलेय की परिभाषा जो हम बता रहे हैं वही नोट करना। क्या लिखेंगे? सिंपल सी, कि विलयन में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होता है। विलयन में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। उसे नहीं लिखा, उसे विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विलेय कहते हैं। ठीक है। देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट करिए। ठीक है। वीडियो में कोई त्रुटि है तो वो बताइए, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत के हिसाब से हमें रिजल्ट नहीं दिख रहा। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है आपसे, उसे विलेय कहते हैं। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे सर? एग्जाम्पल नोट करिए। इसके एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल होगा चीनी। क्या है? चीनी। देखिए, सबसे पहले तो समझिए कि विलयन में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलयन क्या होता है? विलयन होता है दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ घोल या बना हुआ मिश्रण। ठीक है। जैसे शरबत हो गया, नींबू पानी हो गया, नमक पानी हो गया, ये विलयन हो गया। ओके सर। उसके बाद में हमने बताया विलेय। विलेय क्या होता है? विलेय जो होता है विलयन जिससे बनता है। विलयन में दो अवयव होते हैं, विलेय और विलायक, जिनसे विलयन बनता है। सर विलेय क्या है? विलेय जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे हमने आपको शरबत बना के दे दिया। अब शरबत में हमने कहा बताओ इसमें कम मात्रा में क्या है? तो कम मात्रा में चीनी है, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ज़्यादा मात्रा में पानी है, क्योंकि वो हमें दिखाई दे रहा है। तो चीनी हो गया विलेय। उसके बाद में नमक हो गया विलेय। उसके बाद में नींबू हो गया विलेय। उसके बाद में और बताइए क्या नमक और क्या हो जाएगा? चीनी हो गई, नमक हो गया, नींबू हो गया। और भी आइटम बहुत ऐसे होते हैं जो आप पानी में मिलाओ तो वो पानी में कम मात्रा में उपस्थित हों, उसे हम विलेय कहते हैं। जैसे मिश्री हो गई, मिश्री भी घुल जाती है पानी में। ठीक है। सोडा हो गया, ये चीज़ें पानी में घुल जाती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है। और ये कम मात्रा में उपस्थित होती हैं, इसलिए इन्हें विलेय कहते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया हो गया है। अगली हेडिंग है जो हमारा दूसरा अवयव बचा था, जिसका नाम है विलायक। क्या नाम है? विलायक। सर विलायक क्या होता है? चलिए समझिए ध्यान से। देखिए, अभी हमने बताया था कि विलयन में जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होता है। अब इसका उल्टा कर दीजिए। क्या करेंगे? उल्टा करेंगे तो लिखेंगे विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। उल्टा कर दीजिए, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है। क्या कहलाता है? होता है विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? विलायक कहलाता है। क्या दिखा कि विलयन में जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहलाता है, या उसे विलायक कहते हैं। कोई बात नहीं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे सर? एग्जाम्पल नोट करिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिखेंगे? पानी। क्या लिखेंगे? पानी, दूध। ठीक है। ये आपके क्या हैं?
विलायक हैं। अब एक बात बताइए, मैंने आपको शरबत बना के दे दिया, शरबत में बताइए कम मात्रा में क्या है, चीनी कम मात्रा में होगी, वो दिखाई नहीं देगी, तो वो विलेय हो गई। नींबू कम होगा, विलेय हो गया, ठीक है। मिश्री कम होगी, विलेय हो गई। और जो है अगर हमने नमक दे दिया तो नमक कम होगा, विलेय होगा, ठीक है। लेकिन पानी हमेशा अधिक मात्रा में होगा, ज़्यादा होगा, गिलास भर, लोटा भर, बाल्टी भर, जितना भी होगा वो अधिक मात्रा में हो गया तो वो क्या हो गया, विलायक हो गया। दूध अधिक मात्रा में रहेगा, चीनी कम मात्रा में रहेगी, दूध में नमक कम मात्रा में रहेगा, जो भी आप डालेंगे वो कम मात्रा में रहेगा, इसलिए दूध क्या हो गया, विलायक हो गया, ठीक है। तो विलेय और विलायक और विलेयन जो भी था हमने पढ़ लिया। अब देखिए विलेयन के प्रकार होते हैं, ठीक है, विलेयन के प्रकार, अगर ये है वो विलेयन के प्रकार हैं, क्या है, विलेयन के प्रकार, ठीक है। हेडिंग तो आपने देख ली होगी, समझ गए होंगे। तो विलेयन के प्रकार में हम देखेंगे कि विलेयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलेयन शुरू करते हैं विलेयन के प्रकार। तो नंबर 1 पर आपका आएगा संतृप्त विलेयन, ठीक है। चलिए ये पहले नहीं पढ़ते हैं क्योंकि अभी आपको डायरेक्ट ये बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि संतृप्त विलेयन किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले विलेयन कितने प्रकार के होते हैं, अगर हम ये लिखाएंगे तो उससे बेहतर है कि हम डायरेक्ट हेडिंग ही डला देंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे तनु विलेयन, क्या डालेंगे, तनु विलेयन, ठीक है। हेडिंग राइटिंग पे मत जाना, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। तनु विलेयन, सबसे पहले हेडिंग कौन सी है, तनु विलेयन। तनु का मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझिए। तनु का मतलब होता है पतला। अब एक अगला आएगा सांद्र विलेयन, तनु विलेयन, सांद्र विलेयन, संतृप्त विलेयन, असंतृप्त विलेयन और अति संतृप्त विलेयन। 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5, ठीक है। आपको केवल 5 ही प्रकार के पढ़ने हैं 9th से लेकर इंटर तक। तनु विलेयन, सांद्र विलेयन, संतृप्त विलेयन, असंतृप्त विलेयन और अति संतृप्त विलेयन, ठीक है। समझिए ध्यान से। तनु का मतलब होता है पतला, तनु का मतलब क्या होता है, पतला। तो इसे हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं, चलिए क्या लिखें आप समझिए, इसे बोलेंगे पतला विलेयन। और इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिसमें, देखिए किताब से मैच मत कीजिए, हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं, जिसमें विलेय, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह विलेयन जिसमें विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा अगर कम होगी, विलेय की मात्रा कम होती है, कैसी होती है, कम होती है। अगर विलेय की मात्रा कम होगी तो विलेय जब कम होगा तो विलायक ज़्यादा होगा, और जब विलायक ज़्यादा होगा तो विलेयन कैसा होगा, तनु होगा, यानी कि पतला होगा। तो जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलेयन कहते हैं। कौन सा विलेयन कहते हैं, तनु विलेयन कहते हैं, ठीक है। तनु विलेयन कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा आपको, उसे तनु विलेयन कहते हैं। देखिए अगर मान लीजिए हमने आपको 1 लीटर, कितना लीटर, 1 लीटर क्या दे दिया, पानी दे दिया, 1 लीटर पानी, ठीक है। 1 लीटर पानी दे दिया। अब 1 लीटर पानी में हमने आपको 2 चम्मच, कितनी, 2 चम्मच चीनी दे दी। अब बताइए 1 लीटर पानी में जब हमने आपको 2 चम्मच चीनी दी है तो ये 2 चम्मच चीनी जब आप पानी 1 लीटर पानी में मिलाएंगे तो ये कितना गाढ़ा कर देगी पानी को, कितना सांद्र कर देगी बताइए। ये बिल्कुल सांद्र नहीं कर पाएगी। ये विलेयन जो होगा ये आपका तनु विलेयन कहलाएगा बच्चों। कौन सा विलेयन कहलाएगा, तनु विलेयन। क्यों सर कहलाएगा, सर ऐसा क्या है कि ये तनु विलेयन कहलाएगा, सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हमने बताया, जब जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी, 2 चम्मच चीनी 1 लीटर पानी में क्या करेगी भाई, कितना गाढ़ा करेगी उसको, कितना शांत करेगी, ये नहीं हो पाएगा गाढ़ा, इसीलिए ये तनु या पतला विलेयन कहलाएगी। समझ में आ गई, जी सर समझ में आ गई। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इतना नोट करिए। उसके आगे हम, अगली हेडिंग क्या है हमारी, अगली हेडिंग है हमारी सांद्र विलेयन, सांद्र विलेयन। अगली हेडिंग क्या है, सांद्र विलेयन। सर सांद्र विलेयन क्या होता है, सर समझिए ध्यान से। सांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ा। अब समझिए, पहले अभी हमने बताया था तनु का मतलब होता है पतला और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। तो तनु विलेयन का मतलब होता है पतला और सांद्र विलेयन का मतलब होता है गाढ़ा। तो इसमें क्या होगा, इसमें सीधे हम वही शब्द लिखेंगे जिसमें, आप चाहें वैसे भी लिख सकते हैं कि वह विलेयन जिसमें, वह विलेयन जिसमें विलेय की मात्रा, इसमें क्या होती है, कम होती है, इसमें क्या होगी, अधिक 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 होती है, अधिक होती है। वह विलेयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है क्या कहलाता है, सांद्र विलेयन कहलाता है, सांद्र विलेयन कहलाता है, सांद्र विलेयन कहलाता है। सर बहुत अच्छे, सर क्या समझाते हैं आप। अच्छा, जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलेयन कहते हैं। सर इसका एग्जांपल बताओ फटाफट। अच्छा, अभी हमने एग्जांपल दिया था आपको 1 लीटर पानी में 2 चम्मच, हाँ दिया था सर, सर बहुत याद रहता है। अब देखिए ये आपके पास 1 लीटर क्या है सर, पानी है, पहले बता दिए थे, ठीक है। अब 1 लीटर पानी में हमने आपसे कहा कि 1 kg यानी कि 1 kg क्या डालो, चीनी डालो। सर क्या बात कर रहे हो,
सर क्या बात कर रहे हो? आप बताइए 1 लीटर पानी में जब 2 चम्मच चीनी डाली थी तो पानी कितना होगा, चीनी कितनी होगी और चीनी अपना असर कितना दिखाएगी? सर बिल्कुल नहीं दिखाएगी सर, इसीलिए तो तनु विलयन था। हा। अब 1 लीटर पानी में अगर 1 किलो चीनी डालेंगे, सर क्या बात कर रहे हो, घुलेगी नहीं? नहीं घुलेगी ना, तो इसका मतलब है कि ये बहुत गाढ़ा विलयन बन जाएगा, इसीलिए इसे सांद्र विलयन कहेंगे। और आशा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना नोट करिए। और उसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो है हमारा संतृप्त और असंतृप्त और अति संतृप्त, वो भी हम करवा देंगे। ठीक है, देखेंगे संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन सर, ये क्या लिख रहे हो? संतृप्त संतृप्ति क्या होता है? संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? देखिए पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलेय को अधिक नहीं घोला जा सकता। ठीक है, और अधिक नहीं घोला, यहाँ पर और लिख लो, और अधिक नहीं घोला जा सकता। संतृप्त विलयन कहलाता है। सर क्या लिख दिया, समझाओ जरा। देखिए हमने क्या लिखा, संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलेय को और अधिक नहीं घोला जा सकता, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अब समझिए, संतृप्त शब्द जो है वो संतुष्ट से बना है, सेटिस्फाई से। जैसे आप पहले मेरी बात समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप 2 रोटी खाते हैं या आप 4 रोटी खाते हैं, मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हैं, 4 रोटी में आपका इतना पेट भर जाता है कि बस आप 1 घूंट पानी भी नहीं पी सकते। और हमने आपको 4 रोटी खिलाने के बाद हमने आपको एक्स्ट्रा 1 रोटी, 2 रोटी या 3 रोटी खिला दी, तो आपका पेट फट जाएगा, आपकी आंत फट जाएगी और आप बीमार हो जाएंगे। ऐसा ना हो, इसीलिए अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो केवल आपको 4 रोटी ही खिलाई जाए, उसके आगे एक भी रोटी नहीं, एक भी कुछ कोई चीज़ नहीं, तो आप क्या कहलाएंगे? संतृप्त भोजन कहलाएंगे। आप 2 रोटी खाते हैं, उसे आप संतृप्त भोजन मानते हैं, संतुष्ट भोजन। तो वही हाल यहाँ पर है। संतृप्त का मतलब है संतृप्त मतलब जो सेटिस्फाई हो जाए। तो ऐसा विलयन जिसमें अगर 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चीनी घोल दी तो फिर वो संतृप्त विलयन बन गया। अब उसके आगे उसमें चीनी नहीं घोली जा सकती। ठीक है, तो वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, या जिसमें विलेय को और अधिक नहीं घोला जा सकता। अगर 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चीनी घोलनी है तो 1 ही चम्मच घोलो। अगर 2 चम्मच घोल दी तो वो असंतृप्त विलयन कहलाएगा, फिर वो संतुष्ट नहीं रहेगा, सेटिस्फाई नहीं रहेगा। इसीलिए ऐसा विलयन जिसमें एक जो निश्चित मात्रा होती है, जैसे 1 लीटर पानी में 2 चम्मच चीनी तो 2 ही घोलो, उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे। जिसमें और अधिक विलेय को न घोला जा सके या और अधिक विलेय घुले ही ना। जैसे कोई विलयन है उसमें और अधिक विलेय न घुले, घुलने से इनकार कर दे, न घुले, उसे हम संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, एक और बचा है, अभी बचे 2 हैं। दूसरा है असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। ठीक है, असंतृप्त विलयन क्या होगा सर? इसका उल्टा सर कैसे लिखेंगे? इसका उल्टा लिखेंगे असंतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा बढ़ जाए। देखिए हम सीधे सीधे लिख रहे हैं, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, हम इतना डेफिनेशन नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, क्या लिखा है कि जिसमें विलेय की मात्रा बढ़ जाए या बढ़ती जाए, ऐसा कोई विलयन। जैसे 1 लीटर पानी में अगर 2 चम्मच चीनी पड़ती है और हमने 4 डाल दी, 5 डाल दी, 6 डाल दी, फिर भी घुलती जा रही है, वो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है, जितना विलेय डाल रहे हैं उतना घुल रहा है, तो ऐसा विलयन जो होगा वो असंतृप्त विलयन कहलाएगा। उसे कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता, कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। आप 2 रोटी खाते हो, मैंने 4 खिला दी खा गए, 6 खिला दी खा गए, 8 खिला दी खा गए, तो आप असंतृप्त कहलाएंगे, असंतुष्ट कहलाएंगे, अनसेटिस्फाई कहलाएंगे, आप सेटिस्फाई नहीं कहलाएंगे। तो ऐसा विलयन जिसमें मान लीजिए विलायक जो है वो उसकी मात्रा या विलेय की मात्रा हम विलयन में बढ़ाते ही जा रहे हैं, विलायक में फटाफट बढ़ाते जा रहे हैं। कोई पानी है उसमें हम चीनी की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, विलायक है विलेय की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन कहलाएगा। एक और बचा है जिसका नाम है अति संतृप्त विलयन। क्या है? अति संतृप्त विलयन। ठीक है, अति संतृप्त विलयन। अब ये अति संतृप्त विलयन क्या है सर? अति संतृप्त विलयन की परिभाषा मत लिखिए, इसमें देखिए, मान लीजिए इसका एग्जांपल समझिए। 1 लीटर पानी है, कितना लीटर पानी है? 1 लीटर पानी। ठीक है सर, 1 लीटर पानी में हमने 2 चम्मच चीनी घोल दी सर। पानी में जो है चीनी घुल गई सर। फिर हमने 2 लीटर
पानी पानी उतना ही रखो। फिर हमने मान लीजिए पानी में चीनी घुल गई, तो हमने क्या किया, यहाँ पर चीनी डाल दी 3 चम्मच। अब 3 चम्मच चीनी पानी पानी में घुलनी बंद हो गई, तो हमने पानी को थोड़ा उसका रूप बदला, थोड़ी ऊष्मा दी, क्या दी, ऊष्मा दी, थोड़ी सी हीट दी, तो चीनी घुल गई। फिर हमने चीनी की मात्रा 3 से बढ़ा करके और बढ़ा दी, हमने कितनी कर दी, 4 चम्मच, 4 घुल गई। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय को आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जिसमें विलय की मात्रा को विलायक में या विलयन में उसकी मात्रा के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं उसे हम अति संतृप्त कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा को आवश्यकता के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और